कुछ और कर रहा था, हो गया डन। हाँ, तो पहला सर्किट हम लेते हैं जनरली आरसी सर्किट या सीआर सर्किट। आरसी सर्किट, ये वाला सर्किट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज करते हैं। और कंसेप्ट कहाँ बनता है वो मैं बताऊंगा आपको कि ये चक्कर कहाँ खड़ा होता है, जाके फ्री में कुछ 1 या 2 नंबर मिल जाया करते हैं इसमें हमें। तो ये एसी सोर्स हमारे पास स्टैंडर्ड सोर्स होता है, V इक्वल्स टू वी एम या वी नॉट लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी। और ये हमारे पास हुआ रेजिस्टर, और ये हमारे पास हुआ कैपेसिटर। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि फेजर बनाया करते हैं, क्योंकि हम फेजर बनाएंगे तो उससे हमें साफ दिख जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ कैसे चल रही है। लेकिन हम इन दोनों के वो जानते हैं, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो हमारे पास आर ही हुआ ना, रेजिस्टेंस आर हुआ, और इसका रिएक्टेंस क्या हुआ जरा याद करें कल की बात, 1/ओमेगा सी, ये दोनों हुए। और ये भी पता चला था मुझे कि इसमें करंट आगे थी π/2, इसमें फेज में थी। इसमें क्या था, करंट क्या थी, फेज में थी। इसमें क्या थी, π/2 आगे थी, लीड्स कर रही थी। क्लियर। तो अगर मैं यहां कोई फेज बनाता हूं, फेजर बनाता हूं ऐसे, वोल्टेज फेजर, वोल्टेज का फेजर बनाता हूं, तो कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के अकॉर्डिंग डेवलप होगा और यहां से इस तरीके से आएगा। तो कुछ थोड़ा सा अगर मैं रेजिस्टेंस वाले को यही ले लूं, शुरुआत में रेजिस्टेंस वाले को यही कर लूं, मैं आर वाला यही काट लूं, मैं सपोज ये मेरा आर है, जो भी करंट होगी इसमें बनती रहेगी, यहां तक का बन जाएगा, ये वोल्टेज बन जाएगी इसमें, इसे मैं लिख दूं वी आर, ये रहेगी, ठीक। तो इससे 90 डिग्री आगे किसकी वोल्टेज है, करंट है, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर वाली मैं फिर यहां लिख दूं, इसे क्या लिख दूं, वी एल लिख दूं, सॉरी वीसी, वी एल नहीं वीसी, ऐसे लिख दूं। अब इनको मिलाते हुए चलूं, तो ये बनेगी मेरी वोल्टेज वी, और ये बनेगा मेरा फेज, यानी दोनों में जो फेज बनेगा इकट्ठा होकर। अगर मैं वी की बात करूं तो व्हाट विल बी द वी, वी क्या होगा, तो वी होगा वी आर का स्क्वायर और वी सी का स्क्वायर। अच्छा, ये वी आर जो होता है तो आई आर ही होता है, और ये क्या होता है, आई और एक्सी, एक्स सी होना चाहिए ना, और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, हाँ, इसका स्क्वायर होना चाहिए और इसका रूट भी होना चाहिए, क्योंकि ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग है। तो आई को बाहर निकालू मैं तो कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। अब अगर मैं कहूं कि साहब इनमें फेज क्या है, भाई रेजिस्टेंस में तो फेज है नहीं, उसमें तो करंट एज इट इज है, कैपेसिटर में कुछ डेवलप करी, दोनों में मिलकर कोई फेज बनी। तो ये फेज एंगल अगर मैं कहूं, यहां लिखूं वी एल और यहां लिखूं वी आर, तो फेज एंगल अगर मैं कहूं क्या है, फेज एंगल इसे कहूं मैं tan φ वी सी बाई वी आर। देखो वी एल लिख दिया मैंने फिर से। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं देखो वी सी की वैल्यू आई एक्सी और आई आर, तो कितनी बनी, एक्स सी बाई
आर। इसको सॉल्व किया 1/ω/CR, ये बना 10 फाई। और अगर फाई चाहूं तो 10 इनवर्स ω/CR, ये बना मेरा V। अब मैं चाहूं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसे रेजिस्टेंस में नहीं कह सकता, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टर नहीं है इसमें रिएक्टेंस भी है। तो मैं उसे रिएक्टेंस भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ रिएक्टेंस नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस भी है। तो फिर मैं उसे क्या कहूं, तो मैंने नया नाम दिया उसको इम्पीडेंस। क्या नाम दिया, इम्पीडेंस। उसको जेड कहा, V/I। और यहां से वो कितना मिला मुझे, R² प्लस 1/ω/C का स्क्वायर। ये मिला मुझे वो जेड। चलिए अब मैं जो है ये जो V है ये रिजल्टेंट वोल्टेज है हमारी, जो दोनों में मिलकर बन रही है। तो ये तो वही रहेगी जो है, यानी जो टोटल वोल्टेज हम दे रहे हैं रहेगा तो उतना ही, बहुत कुछ। लेकिन पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग वो रहेगा, ऐड करके नहीं रहेगा। जैसे मान लो इसमें यहां से दिया मैंने 10 वोल्ट, या 5 वोल्ट, या 5 वोल्ट, ऐसा नहीं रहेगा। यहां से दिया मैंने 5 वोल्ट, या 3 हो गए या 4 हो गए, ऐसा हो जाएगा। मतलब पाइथागोरस को फॉलो करते हुए चलेगा, जैसे वेक्टर करता है, क्योंकि फेज एंगल है। तो अगर मैं वोल्टेज को लिखूं V इक्वल्स टू V0 sin ω/t, तो करंट को क्या लिखूं, करंट इक्वल टू V0/Z, क्योंकि अब तो रेजिस्टेंस Z हो गया रेजिस्टेंस की वजह से। और ये भी मैंने देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया साइड, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, पीछे तो नहीं हटा। इंडक्टर तो पीछे हटा देता है, ये बात तो पक्की है। तो ये हो गया इसमें करंट। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, अब मैं कहता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या, क्योंकि कई बार कहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। आई मैक्स, मैक्सिमम वोल्टेज V0 है, और Z क्या है, R² प्लस 1/ω/C का स्क्वायर। ये मैक्सिमम करंट है जो कि यहां लिखी हुई है, I0, I इक्वल्स टू I0 sin ω/t प्लस 5। क्लियर। अब इसके बाद RMS वैल्यू क्या कहेगा, I0 जो मैक्सिमम करंट है उसको √2 से डिवाइड कर देगा। यानी इसको तो सिंपल लिख देगा V0 √2 से डिवाइड होना है, √2 अलग और साथ में यही पूरा का पूरा, ये RMS की बात हो जाएगी। मतलब जब VRMS लोगे तो VRMS से रहेगी, इसमें क्या है। अब इसने कहा कि ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। इसलिए कहा एक एग्जाम्पल के अंदर कि हमारे पास जो V है वो 220 वोल्ट है,
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो 10 ओम का है, और कैपेसिटी जो हमारे पास है वो 10 माइक्रोफैरड है। फाइंड वैल्यू ऑफ करंट। तो हम जानते हैं कि इस तरह लिखी हुई जो वैल्यू होती है 220 वोल्ट, वो आरएमएस वैल्यू। अब इसने आरएमएस वैल्यू कहा तो आरएमएस करंट ही पूछी होगी। हमें थोड़ा सा चेंजेस यहां करना पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी है किसमें है, हर्ट्ज में है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, ये कितनी हो जाएगी 100 पाई। तो इससे आई आरएमएस मिलने वाला है, क्योंकि रेटिंग पे लिखा हुआ आरएमएस ही होता है। अगर मैं इसे √2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो पीक होगा, वो क्या होगा 311 के आसपास होगा, 311,310। तो यहां पर अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो मुझे आई आरएमएस ही मिलने वाली है, क्योंकि वोल्टेज आई आरएमएस है, लिखा हुआ तो होता नहीं है। तो ये सारी वैल्यू मैं यहां पुट करूं, माइक्रो को चेंज कर लूं। तो मुझे इसमें क्या करना है कि मुझे इसमें √2 करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है पहले से ही ये पहले से ही आरएमएस में है। तो मैं क्या लिखता हूं 220 ऐसे 10 का स्क्वायर 1/ω/c। ओमेगा कितना बना 100 पाई, ये कितना है 10 माइक्रो, ये बना और ये आ गया। तो ये क्या बनी मेरी एम्पियर में करंट बनी। क्लियर। अब अगर ये कहा गया फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो ये एम्पलीट्यूड नहीं है। अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड बनाऊंगा तो क्या करूंगा √2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें नहीं है, ये तो आरएमएस है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो मैं जानता हूं कि आई नॉट होता है वो होता है IRMS √2। देखिए तो सब कुछ आरएमएस में है ना। मुझे क्या चाहिए आई नॉट, दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो √2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये चीज पहले से ही गिवन थी। ये कितना गिवन था 220। तो इससे मुझे करंट तो आरएमएस ही मिला। एम्पलीट्यूड की तो बात ही नहीं हुई। उसने कहा पीक वैल्यू ऑफ करंट बताइए, तो इसका मतलब वो एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, पीक वैल्यू की बात कर रहा है। तो पीक वैल्यू की बात तो जनरली होती ही नहीं है। अगर पीक वोल्टेज कह के लिखे, अगर क्वेश्चन के अंदर ये कहे कि पीक वोल्टेज कितना है, तो उसकी वैल्यू देगा 310 या 311। तो उसका मतलब होगा कि जब आरएमएस पे जाएंगे उसे √2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना बनेगा 220 बन जाएगा। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्या आया, स्क्रीनशॉट ले लें आप, उठा के इसका स्क्रीनशॉट कर दो 10। ओके 10। अब इसने ये कहा कि ये बल्ब है, ये जो है एक बल्ब है। ओके, और
बल्ब में हमने डाइलेक्ट्रिक भर डाला, बल्ब में नहीं, कैपेसिटर में। हमने क्या किया, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भर डाला। क्या भरा, डाइलेक्ट्रिक। तो ये बल्ब तेज जलेगा या डिम होगा? बल्ब जो है, दो ऑप्शन है, डिम होगा या और ब्राइट होगा। दो ऑप्शन है हमारे पास, यानी हमारा मतलब सिर्फ ये है कि जो करंट है वो बढ़ेगी या घटेगी। ठीक, तो थोड़ा सा माइंड सेट लगाएं कि करंट की वैल्यू ये है। अगर मैं सी बढ़ाता हूं तो ये वैल्यू कम हो जाती है, तो नीचे की टोटल वैल्यू कम हो जाती है, तो करंट बढ़ जाती है, करंट बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स सी जो है ये क्या होता, ये कम हो जाता है, डिक्रीजेस। ये वाली चीज नीचे, एक्सी सॉरी एक्सी क्या हो जाता है, नीचे वाली चीज घटती है तो बढ़ जाता है, बस नीचे वाली चीज हाँ कम हो जाता है, सॉरी एक्सी डिक्रीजेस बिकॉज सी इंक्रीजेस। पक्का, सी बढ़ी तो ये पूरा घटा। सो जेड पूरा का पूरा नीचे का नंबर, सी बढ़ाने से, ठीक है, तो पूरा का पूरा नीचे का नंबर क्या हुआ, ये वाली चीज हमने क्या किया कि सी बढ़ाया, सी बढ़ाने से ये वैल्यू कम हुई, तो टोटल वैल्यू कम हुई। कम हुई तो करंट बढ़ा। ठीक, तो जेड हमारा कम हुआ। तो जेड डिक्रीज एंड करंट increases. Bulb becomes more bright. जैसे बल्ब जल रहा था तो थोड़ा सा और ब्राइट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ये क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। तो इस पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि कैपेसिटर के अंदर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो बल्ब पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो हो चुका, वो करा दिया मैंने, डन हो गया वो क्वेश्चन आपका। बाकी एनसीईआरटी पेज वाइज नंबर वाइज सॉल्व करेंगे, दैट डोंट मैटर। देखें, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे हम। ठीक है, अगला सर्किट। हम्म अगला सर्किट पकड़ लें। एक मिनट टाइम देख ले पहले। 7:30 दूसरी क्लास भी है या, तो अगले सर्किट का डिस्क्रिप्शन तो हो जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, करते हैं। चलिए।